गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तो कल अपन ने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन आगे चलते हैं उसी से थोड़ा सा, अब डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। और डेटा से पहले भी आपका है माइक्रो कंट्रोलर एंड डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर क्या है और किस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। तो बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर क्या है, एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जो कि रैम, फिक्स अमाउंट ऑफ रैम और रोम एंड अदर प्रीफाइल्स ऑल एम्बेडेड ऑन ए सिंगल चिप एज ए कंपेयर टू माइक्रो प्रोसेसर दैट हैज ओनली ए सीपीयू ऑन द चिप। माइक्रो कंट्रोलर का जो काम है वो क्या करता है, बेसिकली कंट्रोल करता है सिग्नल्स को। तो द माइक्रो कंट्रोलर इज ए स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस। स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस है जो कि आपको कंप्यूट करने में, कोई भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में काम आती है। कंप्यूटिंग डिवाइस है, छोटी सी डिवाइस है विच है जे सीपीयू, ए फिक्स अमाउंट ऑफ रैम एंड रोम एंड अदर प्रीफाइल्स ऑल एम्बेडेड ऑन ए सिंगल चिप। रैम, रोम और अदर सारे कंपोनेंट सारे एक ही चिप पे रहते हैं, एज कंपेयर टू माइक्रो प्रोसेसर दैट हैज ओनली आई सीपीयू ऑन द चिप। जैसे माइक्रो प्रोसेसर के कंपेयर में बात करें कि दैट हैज ओनली ए सीपीयू ऑन द चिप, चिप के अंदर लगा रहता है वो। द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज शोन इन फिग, ये उसका स्ट्रक्चर है। एक्चुअल में माइक्रो कंट्रोलर का काम क्या है, सिग्नल्स को कंट्रोल करना। तो सिग्नल्स जो आ रहे हैं उनको फॉलो करना, और उसी के अंदर एक फिक्स अमाउंट रैम और रोम रहता है सिग्नल्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो जैसे ही कोई भी इनपुट आउटपुट पोर्ट से आपको सिग्नल्स आते हैं या मेमोरी से सिग्नल जाते हैं, तो वो क्या करता है, बसेस के थ्रू, हमने 3 टाइप की बसेस पढ़ी थी, डेटा बसेस, एड्रेस बसेस और कंट्रोल बसेस। तो कंट्रोलर बसेस के थ्रू जो भी हम डेटा बसेस के थ्रू या एड्रेस बसेस के थ्रू जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको वो वहां तक सीपीयू मेमोरी तक लेके जाता है। वहां से जो इंस्ट्रक्शंस है सीपीयू और मेमोरी से वो वापस से आउटपुट पोर्ट पे आपको डिस्प्ले करवाता है। मतलब जो सिग्नल्स है उनको क्या काम है इसका, इनपुट कराना और आउटपुट कराना। द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज यूनिफिक, कीबोर्ड, माउस, वॉशिंग मशीन, डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, रिमोट कंट्रोलर, माइक्रोवेव आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स। ये कुछ एग्जांपल्स है माइक्रो कंट्रोलर्स के, वॉशिंग मशीन, डिजिटल कैमरा, कीबोर्ड और माउस। क्योंकि कीबोर्ड और माउस से भी आप क्या दे रहे हो, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। वॉशिंग मशीन से या डिजिटल कैमरे से आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि हर 5 सेकंड में अंदर फोटो क्लिक हो रही है तो कैसे हो रही है, वो माइक्रो कंट्रोलर्स के थ्रू हो रही है। As these are designed for specific task only, hence the size as well as the cost is reduced. माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं वो इस केवल स्पेसिफिक टास्क करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जैसे कि आपकी डिजिटल कैमरा में जो टास्क है वो कि एक पर सेकंड के अंदर क्लिक करना है या एक पर्टिकुलर एंगल से क्लिक करना है, उस तरीके के कंट्रोलर्स का डिजाइन किया गया। वॉशिंग मशीन में उस तरीके से अलग किया गया। तो इनकी जो साइज होती है वो क्या होती है, छोटी भी होती है और कॉस्ट भी रिड्यूसेबल होती है। Because all of the very small size of the microcontroller, it is embedded in another device or system to perform specific functionality. अब जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं ये क्या होते हैं कि इनको इजीली दूसरी डिवाइसेस पे एम्बेडेड किया जा सकता है। एम्बेडेड मतलब दूसरी डिवाइसेस से आपस में टच किया जा सकता है, कि जैसे डिफरेंट हार्डवेयर्स हैं, उन हार्डवेयर्स पे इसको क्या किया जा सकता है, उनके साथ So microcontroller is a very small size and micro is embedded in another device or system to perform a specific functionality. कोई भी स्पेसिफिक फंक्शनलिटी आपको परफॉर्म करवानी है एक हार्डवेयर पे, और उस हार्डवेयर को यदि और दूसरे हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, मतलब एक जैसे आपको वॉशिंग मशीन में माइक्रो कंट्रोलर्स के कुछ टास्क परफॉर्म करवाने हैं तो उसको आप एम्बेडेड कर सकते हो, उस पर अटैच कर सकते हो। तो 2 हार्डवेयर को आपस में यदि एम्बेडेड कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एम्बेडेड होना। For example, the microcontroller in a fully automatic washing machine is used to control the washing cycle. तो वॉशिंग साइकिल को यूज करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर का भी यूज किया जाता है, कि आपको पर्टिकुलर इतने टाइम तक वॉशिंग साइकिल चलानी है। एक मतलब 10 मिनट तक आपका एक साइकिल चलेगा कि 10 मिनट में ही कपड़े आपके वॉश होके आ जाए, तो वो माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू होगा। माइक्रो कंट्रोलर का वर्क क्या है कि पर्टिकुलर उसी टाइम में एक साइकिल आपने दे दी कि इस टाइम तक ये काम कंप्लीट होना
चाहिए। तो माइक्रो कंट्रोलर यूज टू वॉशिंग साइकिल विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, आपको कोई भी इंटरवेंशन नहीं करता। जैसे हम देखा है कि हमने वॉशिंग मशीन चलाते थे कि आप टाइमर सेलेक्ट कर दिया आपने कि 10 मिनट्स बाद ये स्टॉप हो जाएगी मशीन, तो ऑटोमेटिक वहाँ टाइमर लगा हुआ है, वो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, वो वहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट कर देता है, टाइमिंग स्टार्ट कर देता है। जैसे ही आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया वहाँ से उसका टाइमिंग स्टार्ट हुआ, तो जैसे ही 10 मिनट्स हुई वो ऑटोमेटिक 11 मिनट्स पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो वहाँ पे भी कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन की रिक्वायर नहीं है कि आपको जाके उसको क्लोज करना पड़ेगा, आपका ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। तो माइक्रो कंट्रोलर्स क्या काम कर रहे हैं, आपके जो कंट्रोल जो सिग्नल्स है उनको कंट्रोल कर रहे हैं कि किस तरीके से इनको वर्कआउट करवाना है, ऑटोमेटिक होते हैं। द साइकिल स्टार्ट्स विद द फिलिंग ऑफ वाटर आफ्टर विच द क्लॉथ आर soaked and washed. Thereafter the water is drained and the cloth are spin dry. The simple use of microcontroller has permitted repetitive execution of tedious tasks automatically without any human intervention, thereby saving precious timing. ये क्या करते हैं टोटल, हम इससे क्या कर सकते हैं, हमारा जो प्रीशियस टाइमिंग है उसको सेव कर सकते हैं। क्योंकि आप जब वॉशिंग मशीन से फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से कपड़े वॉश कर रहे हो, क्लॉथिंग वॉश कर रहे हो, तो वहाँ पे आपने एक बार ही सब कुछ किया, वाटर सप्लाई कर दी और क्लॉथ्स डाल दिए, वॉशिंग पाउडर डाल दिया, अब वहाँ पे वो ऑटोमेटिक ही वॉश हो रहे हैं और आपके ड्रेन हो रहे हैं, ठीक है, और शॉक्ड हो रहे हैं, आपको उससे कोई आप ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है कहीं पे भी। तो माइक्रो कंट्रोलर का मतलब क्या हुआ कि बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के जो वर्क कर रहे हैं वो एक तरीके के माइक्रो कंट्रोलर्स का यूज रहा है कि आपको वहाँ पे कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन की रिक्वायर नहीं है। जो सिस्टम्स में जो टाइमिंग या जो भी फंक्शनलिटी पहले से डिफाइंड है वो ऑटोमेटिक उसको कंप्लीट करता रहता है। तो हमने पढ़ा कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, बेसिकली कोई स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, फंक्शनलिटी बनाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं और ये इजीली किसी भी हार्डवेयर में क्या हो सकते हैं, एम्बेडेड हो सकते हैं। मतलब दूसरे ने हार्डवेयर पे क्या कर सकते हैं, हम इसको अप्लाई यूज कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं उसके साथ हमारी उस फंक्शनल जो टास्क हमारी जो फंक्शनलिटी है उसको कंप्लीट करने के लिए। डेटा एंड इंफॉर्मेशन, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होती है और इंफॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है। डेटा का मतलब क्या है और इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, क्या दोनों चीजें एक जैसी होती है? नहीं, डेटा आपका अलग होता है, इंफॉर्मेशन अलग होती है। डेटा मतलब जो कुछ भी आप इनपुट कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर, दैट इज डेटा। एनीथिंग दैट विच हैव एनी मीनिंगलेस यू हैव एंटर इन सिस्टम इज नॉन डेटा। तो डेटा कुछ भी हो सकता है, आपने जैसे ए प्लस किया तो ये भी एक डेटा है, प्लस मैंने एंटर किया तो ये भी डेटा है। कि जो भी आप एंटर कर रहे हो सिस्टम के अंदर वो क्या कहलाएगा, आपका डाटा कहलाएगा। तो कंप्यूटर इज प्राइमरली फॉर प्रोसेसिंग डेटा। तो हम कंप्यूटर को किस लिए देते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, डेटा को प्रोसेस ही करते हैं। आप सिस्टम में क्या करते हो, डेटा को प्रोसेस ही तो करते हो आप चाहे वो पिक्चर्स बना रहे हो, आप कोई मूवी बना रहे हो, या आप कोई एडिटिंग कर रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, तो जो डेटा है उसी को तो प्रोसेसिंग कर रहे हो ना। अब वो डेटा किसी की भी फॉर्म में हो सकता है, मे बी ये आपकी टेक्स्ट फॉर्म में हो, मे बी ये पिक्चर फॉर्म में हो, मे बी वॉइस फॉर्म में हो। इस तरीके से डेटा किसी भी फॉर्म में आपके में हो सकता है। सो डेटा एनीथिंग दैट यू इनपुट इज इन कंप्यूटर इज नॉन डेटा विच हैव एनी मीनिंग। कोई भी मीनिंग हो सकती है, मीनिंगलेस भी हो सकता है, विच मीन इट मीनिंगलेस भी आपका हो सकता है। सो एक कंप्यूटर प्राइमरली फॉर प्रोसेसिंग डेटा, एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिडर्स एवरीथिंग एज डेटा। तो एवरीथिंग एज डेटा, मैंने बताया कि जो कुछ भी आप इनपुट कर रहे हो वो ही डेटा है। कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी फीड हो रहा है आपका, वही आपका क्या है, डेटा है। तो यहाँ डेटा का मतलब क्या हो कि जिस सिस्टम के अंदर जो भी इनपुट हो रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका डेटा। बी इट इंस्ट्रक्शंस, पिक्चर्स, सॉन्ग्स, वीडियो, डॉक्यूमेंट, एक्स्ट्रा, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कोई इंस्ट्रक्शंस भी हो सकता है, पिक्चर्स भी हो सकते हैं, सॉन्ग भी हो सकता है, वीडियो जो हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है आपकी, और कोई सी कमांड फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो कहलाएगा आपका डेटा। डेटा कैन ऑल्सो बी रो एंड अनऑर्गेनाइज फैक्ट दैट आर प्रोसेस्ड टू गेट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अब जो डेटा को है हम क्या कर सकते हैं कि उसको अनऑर्गेनाइज डेटा है उसको ऑर्गेनाइज वे में रिप्रेजेंट करें, जो हमें उसकी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिले। तो हमें क्या है कि डेटा आपने जो भी कुछ भी इनपुट किया वो आपका कहलाएगा डेटा। अब उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन क्या है, वो भी तो होगा डेटा। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन का मतलब जो डेटा आपने एंटर किया है
उससे कोई मीनिंगफुल आउटपुट निकल रहा है तो वो आपकी इंफॉर्मेशन हो गई। तो डेटा कैन ऑल्सो रो एंड अनऑर्गेनाइज फैक्ट डेटा प्रोसीड टू गेट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के लिए क्या होता है, प्रोसीड होता है। सो द बेसिकली डेटा क्या है, डेटा क्या है आपका, जो भी आप इनपुट कर रहे हो सिस्टम के अंदर, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो फोटो की फॉर्म में हो, चाहे वो सॉन्ग की फॉर्म में हो, किसी में भी फॉर्म में हो, वह डेटा कहलाता है। जो भी आपने एंटर किया, जो भी सिस्टम में आपने इनपुट किया, वो आपका डेटा होगा, चाहे उसकी कोई मीनिंग हो या नहीं हो। जैसे मैंने कि ऐड किया प्लस, तो यहाँ पे यदि मैं प्लस ऐड करता हूँ, इसका कोई मीन नहीं है, बट ये एक डेटा है, ठीक है। मैं यदि माइनस करता हूँ, जब तक इसके आगे पीछे मैं यदि कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखता हूँ, तो यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है, बट ये क्या होगा, डेटा होगा। इंफॉर्मेशन क्या होगी कि जो कलेक्शन ऑफ डेटा है, जो पर्टिकुलर मीनिंगलेस नहीं हो, मीनिंगफुल हो, वो डेटा जो मीनिंगफुल हो, वो क्या कहलाएगी, आपका इंफॉर्मेशन कहलाएगा। फिर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा C इज इक्वल टू A प्लस बी। अब यहाँ पे A और B क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, C की। तो ये सब है डेटा की फॉर्म में ही, बट यहाँ पे ये सब कंप्लीट बन के एक इंफॉर्मेशन बन गई कि ये हाँ ये एक इंफॉर्मेशन के रूप में है। तो आप कह सकते हो कि सो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा अलॉन्ग विथ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ crucial to understand the overall functioning of a computer. Some type people use the term data, information and knowledge interchangeable, which is incorrect. तो आपकी जो इंफॉर्मेशन क्या होगी कि जो डेटा है, सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ कि जो मीनिंगफुल डेटा है, आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया है, किसी भी तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन दी, तो मीनिंगफुल जो डेटा है वही आपका क्या कहलाएगा, वो इंफॉर्मेशन। सो कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा अलॉन्ग विद डिफरेंट टाइप्स, इट्स क्रूशियल टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर। तो हम ओवरऑल कंप्यूटिंग की जो फंक्शनलिटी है वो नहीं समझ सकते हैं। कभी कभी पीपल यूज द टर्म्स डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इंटरचेंजेबली, विच इज इनकरेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि जब हम टॉक करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के बारे में हम जो बोलते हैं वह टोटल हमारा इनकरेक्ट होता है, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि इनके बारे में क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन है वो क्या बनेगी आपकी, कि जो कलेक्शन ऑफ डेटाज है, वो क्या कहलाएगा, आपका इंफॉर्मेशन होगा। तो इंफॉर्मेशन क्या होगा, कलेक्शन ऑफ डेटा जो भी होगा आपका, वो क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा। तो इंफॉर्मेशन क्या होगा आपका, कलेक्शन ऑफ डेटा जो भी आपने बनाया है वो आपका एक इंफॉर्मेशन होगा, कि जिसका कुछ न कुछ क्या हो, मीनिंग हो, वो इंफॉर्मेशन कहलाएगी। तो जैसे मैंने लिखा कि C इज इक्वल टू A प्लस बी। अब यहाँ पे A प्लस बी इक्वल C सब डेटा है, बट यदि इनसे कोई इंफॉर्मेशन निकल रही है कि जो C की वैल्यू है वो क्या होगी, A प्लस बी का सम होगी, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि C के पास जो आ रही है वो एक इंफॉर्मेशन है कि क्या है, कि C की जो वैल्यू है वो A प्लस बी को ऐड करने से आई। तो यहाँ पे हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आप जो कुछ भी बोल रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, उस चीज़ की इंफॉर्मेशन है। यदि आपका सिस्टम किसी से कनेक्टिविटी है, तो इंफॉर्मेशन क्या हुआ कि जो डेटा का ही है, एक्सटर्नल रूप है, और क्या होगा कि कलेक्शन ऑफ डेटा बोलूँ तो इंफॉर्मेशन होएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा अलॉन्ग विथ इट्स डिफरेंट टाइप इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। Sometimes people use terms data, information and knowledge interchangeably, which is incorrect. कुछ टाइम पे जो डेटा या इंफॉर्मेशन या नॉलेज जो की इंटरचेंजेबल की दोनों एक दूसरे से अलग है, वो की गलत है, क्योंकि डेटा अपना एक अलग चीज होती है, आपकी इंफॉर्मेशन एक अलग पार्ट होता है, नॉलेज एक अलग पार्ट होता है। तो यहाँ पे सारी चीजें अलग अलग है। अब बात करते हैं डेटा एंड इट्स टाइप की, कि डेटा का क्या है और डेटा का टाइप क्या है। Data and its type. A computer system has many input devices. Computer system has many input devices which provide it with raw data in form of fact, concept, instruction, etc. अब डेटा क्या है, कि जो डेटा है कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी डिवाइसेज है जिसके अंदर हम इस कंप्यूटिंग नेटवर्किंग में पहले आता था, इसमें के बारे में हम सब डिस्कस कंप्यूटर नेटवर्किंग में करते हैं। तो आपको यहाँ क्या कह रहेगा,
ए कंप्यूटर सिस्टम हैज मैनी इनपुट डिवाइसेज विच प्रोवाइड इट विथ raw data in the form of facts, concept, instruction, etc. तो एक कंप्यूटर सिस्टम हैज मैनी इनपुट डिवाइसेज, एक कंप्यूटर सिस्टम के क्या है, मैनी इनपुट डिवाइसेज है, विच प्रोवाइडेड विथ रो डेटा इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट। वो क्या करता है कि जो रो डेटा आपको प्रोवाइड कर देता है उसकी फॉर्म के अंदर, यदि आपके पास जेपीजी फॉर्म है या और किसी फॉर्म है तो आपको वो रो डेटा क्या कर देगा, प्रोवाइड करवा देगा जिस भी फॉर्म में आपका डेटाबेस है, ताकि आप रनिंग कर सको। कॉन्सेप्ट इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा internally everything is stored binary form 0 and 1, but actually data can be import to a computer in the next form consisting of English alphabet A to Z and A to Z, numerical 0 to 9 and special symbols hash extra hash @ and extra। तो यहाँ क्या बता रहा है कि इंटरनली एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म। इंटरनली क्या किस में स्टोर होता है, बाइनरी फॉर्म के अंदर, क्योंकि हमने पढ़ा बाइनरी फॉर्म में क्या रहता है आपका 0 और 1, 0 और क्या रहता है 0 and 1 रहता है। Data can be input to a computer in the text form consisting of English alphabet A to Z, numerical 0 to 9, special symbols etc। तो जो डेटा है वो किस फॉर्म में हो सकता है, या तो A to Z की फॉर्म में होगा या इस A to Z की फॉर्म में होगा, जीरो टू आपके A to Z में, और स्पेशल सिग्नल्स हुए इसके फॉर्म में हो सकता है डेटा, चाहे वो किसी का नेम हो, नंबर हो, टैक्स हो, या किसी कोई भी चीज सिंबल से स्टार्ट हो रही है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है वो किसकी फॉर्म में है, डेटा की फॉर्म में। एंड स्पेशल नंबर्स लाइक दिस डेटा कैन बी इनपुट इन अनदर लैंग्वेज टू और इट कैन बी रीड फ्रॉम द फाइल। ये क्या है कि जब डेटा कैन बी इनपुट इन अदर लैंग्वेज, जो डेटा होता है वो क्या है, कैन बी इनपुट इन अदर लैंग्वेज टू इट कैन बी रीड फ्रॉम द फाइल्स। जो आपका इनपुट लेवल जो एग्जाम्स होते हैं वो डेटा की फॉर्म में होते हैं। द इनपुट डेटा may be vary from different sources, hence it may be in different format। अब जो डेटा फॉर्मेट है वो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स है, वो भी क्या होता है, इंपोर्ट होता है, बट मे बी फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। जब आप मैं की बात करूँ, जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे उस समय इंपोर्ट डेटा नहीं था, तो इंडिया को जो डेटा मिल रहा था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि नए नए सब जगह से एक साथ सारा कंप्लेंट्स होने की वजह से डेटा का कम जो है वो क्या हो कर दिया, हम एक ही डेटा को सब जगह शेयर नहीं कर सकते हैं। तो डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स फ्रॉम द फाइल्स, तो डेटा की क्या है, इट कैन बी नॉट बी रीड फ्रॉम द फाइल्स, ये रीड से नहीं किया जा सकता। द इनपुट डेटा मे बी वेरी बी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अब जो डेटा का जो वेरी करना है, चेंजेज होना है, वो डिपेंड करता है आपके किसके ऊपर, बिजनेस सोर्स के ऊपर। कि जितना ज़्यादा बिजनेस सोर्स होगा उतना डेटा ज़्यादा यूज होगा। The input data may be from different sources, hence it may be in different format। तो आपके different format में हो सकता है, एक्सेल के फॉर्मेट में भी हो सकता है, वर्ड के फॉर्मेट में भी हो सकता है, पीडीएफ के फॉर्मेट में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एन इमेज इज ए कलेक्शन ऑफ रियल फॉर्मेट्स। एक इमेज बनाई हमने कलेक्शन की, उसमें जो इसकी इमेज है वो क्या रही,
रेड ग्रीन ब्लू RGB पिक्सल्स रहे उसमें। So a video is made up of forms and a fees receipt is made of numerical and non-numerical characteristics. Primarily there are told three types of data. तो अब क्या है, जो डेटा है वो क्या कर रहा है आपका कि इसके अंदर the input data may be from different source and it has been in different format. तो जो डेटा है वो क्या होता है, डिफरेंट फॉर्मेट में रहता है आपका। एन इमेज इज ए कलेक्शन ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन पिक्सल्स। ए वीडियो इज मेड अप ऑफ फ्रेम एंड ए फिट recipient is made of numeric and non-numeric characteristics. Primary here there are three types of data. तो जो डेटा के टाइप है वो भी अलग अलग है। थ्री टाइप्स डेटा है आपका, स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा, ठीक है। तो आपका जो एग्जांपल्स है उसमें कैसे बताया कि एन इमेज इज ए कलेक्शन ऑफ ग्रीन ब्लू, एक इमेज जो कि कलेक्शन थी रेड ग्रीन ब्लू पिक्सल्स। ए वीडियो इज मेड अप फॉर फार्मर्स एंड ए फीस रिसिप्ट इज मेड ऑफ न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। तो ये सब चीज़ों में किसका यूज हो रहा है, आपका डेटा का यूज हो रहा है। तो डेटा का बेसिकली समराइज करना चाहूँ तो क्या है, डेटा कोई भी है जिस शब्द का एक मीनिंग निकलता हो पर्टिकुलर टाइम पे, वो क्या होगा, डेटा होगा। दूसरा था आपका डेटा के अलावा हमने इसमें देखा बाइनरी फॉर्म 0 और 1 के रूप में रहती है, ठीक है। अब आता है स्ट्रक्चर डेटा। जो डेटा है वो कैसे स्ट्रक्ट हुए, डेटा विच फॉलो ए स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर्स एंड इजी टू कंप्रेहेंड इज कॉल्ड स्ट्रक्चर डेटा। Such data with pre-specified tabular format may be stored in a data file to access in the future. Structure of data related to monthly attendance of students maintained by the school. कि हम एक स्कूल की बात कर रहे हैं, उसमें अटेंडेंस शो हो रही है हमें और कितनी एवरेज स्टूडेंट्स की लिस्ट है वो हमें इस फाइल से पता चल जाएगा, ठीक है। तो डेटा विच सॉफ्टवेयर ए स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर एंड इजीली कंपेयर्ड इट्स कॉल्ड स्ट्रक्चर डेटा। तो जो डेटा स्ट्रक्चर है वो इजी नहीं है, ठीक है। Such data with pre-specified tabular format may be stored in table format to access it. टेबल दिस शो, अब जैसे इसमें है आपके एक टेबल है 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे मंथ अभी आपको देगा नहीं, वो पहले जैसे देता था, अब वो आपको देगा सीट। फिर तो जो अटेंडेंस है यहाँ पे, तो अटेंडेंस में क्या है, सबसे पहले डेटा फिट करेगा। तो सबसे हाईएस्ट अटेंडेंस इसकी 95 21 रोल नंबर पे मोहन, शोहन, शीलन, गीता, अनीता, ठीक है। तो यहाँ पे वो आउटपुट देगा आपका It is clear that such data is organized in row and column format and easily understand. Structured data may be stored in ascending or descending order. In the example, attachments data attendance data is stored in increasing order on the column months. Other examples of structured data include sales transportation, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग, ATM ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा। तो आपके जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बता रहे थे हम, तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या होता है कि जो डेटा है उसका कोई मीनिंग नहीं हो पा रही, अनस्ट्रक्चर है। बट ये टाइप का एक तरीका डेटा है क्योंकि ये क्या है, अनस्ट्रक्चर है।
ठीक है, तो ये हमारा डेटा का पार्ट हुआ। डेटा स्ट्रक्चर हमने देखा। दूसरा है आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। Unstructured data, data which are not organized in a predefined record format is called unstructured data। तो unstructured data को किसे कहा गया? Unstructured data आपको कहा गया तो unstructured data which are not organized in a predefined record format is called unstructured data। Examples ये कुछ एग्जांपल्स है, इंक्लूड ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स, ग्राफिक्स, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, सोशल मीडिया पोर्ट, सैटेलाइट इमेज एक्सेट्रा। रिपोर्ट कार्ड with monthly attendance record details sent to be parents. Such data are unstructured as they consist of textual contents as well as graphic which do not follow a specific format। तो कोई भी डेटा है अनस्ट्रक्चर रहेगा जब उस तक की क्या डिक्लेरेशन नहीं होगी तो उसको हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। Such data are unstructured as they consist of taxation contents as well as graphic which do not follow the specific format। देखें ये कोई रिपोर्ट कार्ड बनता है तो रिपोर्ट कार्ड बना, ऊपर ऑटोमेटिक स्कूल का नाम, देन अटेंडेंस ऑफ दिस मंथ, कोई भी मंथ आ गया, उसके बाद में स्कूल का लोगो। अब है आपका, आपने देखा यहाँ पे कि जॉन एस, जैसे आप लॉगिन करोगे जॉन एस लिखा हुआ आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट करके रोल नंबर पे क्रिएट कर लो और रोल नंबर क्रिएट करने के बाद वहाँ से रोल नंबर दो तरीके से चूज करने हैं, एक एन और एक एम। और एन का जो रोल नंबर है वो आर, गार्जियन सिग्नेचर, 2 कॉलेज क्लासेस होल्ड, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहा, ठीक है, डेटाज का कि वेल एज ग्राफिक विथ न्यू स्पेसिफिक फॉर्मेट। तो आज आपने हमने माइक्रो कंट्रोलर के बारे में डिस्कस किया और डेटा के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा सेमी स्ट्रक्चर, कि सेमी स्ट्रक्चर डेटा कैसे बनाते हैं, कैसे क्या होगा। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ऑर्गेनाइज इन रो एंड कॉलम फॉर्मेट एंड इज इजीली अंडरस्टैंडेबल। तो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है और कहाँ पे आपका ऑर्गेनाइज क्लियर द डेटा इज ऑर्गेनाइज रो एंड कॉलम फॉर्मेट में। रो और कॉलम फॉर्मेट में आपका ये डेटा इनपुट रहेगा। स्ट्रक्चर्ड डेटा में बी स्टोर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में दोनों में अरेंज कर सकते हो। इन एग्जाम्पल अटेंडेंस डेटा इन स्टोर्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द कॉलम मंथ। Other example of structured data include sales transaction, online railway ticket booking, ATM transactions, which is decrease descending orders
तो जैसे जैसे आप ऑर्डर्स दोगे उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। आपने यदि इंक्रीमेंट ऑर्डर दिया है तो इसका मतलब है कि आपका ये सेल बढ़ा रहा है। इंक्लूड सेल ट्रांजेक्शन, data which are not organized in predefined record format is called unstructured data. Examples: audio and video files, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, सोशल मीडिया पोस्टर्स, सैटेलाइट इमेजेस एक्सेट्रा। ये सब किसके पार्ट है? आपके अनस्ट्रक्चर्ड डेटाज के पार्ट है। 10.10 shows a report card with monthly attendance record to parents. Such data are unstructured as they consist to taxation contents as well as graphics which do not follow specific format. तो आप स्पेसिफिक फॉर्मेट के बिना इसको भी क्या नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते। और जो इमेजेज हैं उसको 1.10 तक, मतलब 1 और 10 टाइम तक मीडिया की पोस्टेज और सैटेलाइट इमेजेस अवेलेबल रहती है। सेमी स्ट्रक्चर डेटास के बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। आज का हमारा इतना ही टॉपिक था, ठीक है। कल और इसके आगे बात करेंगे। सेमी स्ट्रक्चर और डेटा टाइप्स हो गए हमारे, ठीक है। यस सर।